हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th से संबंधित है। क्लास 10th, ठीक है मेरे बच्चों, क्लास 10th मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका एग्जाम में जो इस बार बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें कम से कम 5 से 6 मार्क्स आपका कंफर्म रहेगा मेरे बच्चों, ठीक है। इससे कम से कम तो 5 से 6 मार्क्स आपका सिर्फ और सिर्फ जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको बढ़िया करना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऑब्जेक्टिव में आपका 50 में 50 आपको चाहिए तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कर करके जाइए। कौन सा चैप्टर है मेरे बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों। और आपका 50-100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से आपका 10 से 12 ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से देखने को मिलेगा। इसलिए पूरा चैप्टर आप अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए और आपका एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिस ना हो मेरे बच्चों। तो आज का अब चलते हैं वीडियो पे, आपका समय नष्ट नहीं करते हुए फटाक से हम वीडियो पे चलते हैं। और आपका सबसे पहला नियम, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस आज ये जो मैथ का चैप्टर है, इसका पहला टॉपिक है काट का नियम, कैंसिलेशन लॉ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप देखे होंगे कि कोई भी समीकरण को हल करते हुए अगर आता है a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो आप ए खत्म कर देते हैं, आप काटते हैं। इसी को कहते हैं काट का नियम। चलिए देखिए, हम वही यहाँ पे किए हैं। देखिए ए प्लस में है, इधर भी प्लस में है, दोनों ओर से खत्म हो गया। क्या बच गया? बी इक्वल टू सी बच गया, उतार लीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, ए और ए खत्म हो गया, क्या बच गया? बी इक्वल टू सी बचा मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं हम काम का बात पर, ठीक है। अब हम आते हैं काम के बात पर। तो आप जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कुल 5 विधि से हल किया जाता है। कितने विधि से बच्चों? कुल 5 विधि से। कौन कौन सा विधि? तो पहला विधि है तुलनात्मक विधि, ठीक है मेरे बच्चों। पहला है तुलनात्मक, सब नहीं हम लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपका समय नष्ट नहीं करेंगे। पहला है तुलनात्मक विधि, इस विधि से जो है एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है मेरे बच्चों। इस विधि से आपको समीकरण हल करने के लिए बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से आप दो रैखिक समीकरण दे देगा, उसको बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तीसरा है मेरे बच्चे लुप्तीकरण विधि, ठीक है, लुप्तीकरण विधि। चौथा है वज्र गुणन विधि, ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए। चौथा है वज्र गुणन विधि और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि, ठीक है। ये 5 मेथड है मेरे बच्चों, ये 5 मेथड है जिससे समीकरण को हल किया जाता है। इसमें से आपको सिर्फ इस मेथड को पढ़ना है, इस मेथड को पढ़ना है, और ज्यादा होता है तब इसको पढ़ना है, नहीं तो ज्यादातर यही 2 मेथड आपको मेरे बच्चों पढ़ना है 10th क्लास में, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं ये दोनों मेथड से, ठीक है, तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि से। तो ये हो गया हमारा समीकरण हल करने का विधि हो गया, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम आते हैं एकदम सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर, ठीक है मेरे बच्चों। इसको अगर याद नहीं किए हैं तो प्लीज कंठस्थ कर लीजिए। फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र। आप देखिएगा, देखिए अगर कोई इक्वेशन, क्योंकि अब देखिए यहां पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इक्वेशन किस रूप में रहेगा? पहला इक्वेशन रहेगा ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और दूसरा रहेगा dx प्लस डी के बाद क्या होता है? ई, लगातार दे रहे हैं, a b c d e और f इक्वल टू 0। देखिए मेरे बच्चों, यहीं से आपको 3 टॉपिक याद रखना है। पहला टॉपिक याद रखना है, यदि
ए बटा डी डज नॉट इक्वल टू बी बटा ई। ठीक है, देख लीजिए मेरे बच्चों, इस पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा तो कुछ नहीं पूछा, एकदम 110% नहीं मेरे बच्चों, 110% इससे क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। अगर ए बटा डी डज नॉट इक्वल टू बी बटा ई हो तो कितना हल होगा मेरे बच्चों? एक और केवल एक हल होंगे, एक और केवल एक हल होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक और केवल एक हल होंगे। और ये समीकरण क्या कहलाएगा? तो अविरोधी कहलाएगा मेरे बच्चों, अविरोधी। एकदम इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में दिया रहेगा और पूछेगा कि अविरोधी होगा या विरोधी होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए दूसरा नंबर आ गया। इसी का फॉर्मूला है कि यदि तीनों बराबर हो जाए, इस बार यदि a बटा डी इक्वल टू बी बटा ई इक्वल टू सी बटा एफ हो जाए तो क्या होगा मेरे बच्चों? तो अनंत हल होगा, तो अनंत हल होंगे। क्या होंगे मेरे बच्चों? अनंत हल होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जब तीनों बराबर हो जाए तो बहुत सारे हल मिलेंगे, अनंत हल होंगे। और क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? आश्रित कहलाएंगे। ये समीकरण क्या कहलाएंगे? आश्रित कहलाएंगे, एक दूसरे पर आश्रित होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इधर से हम क्लीन करते हैं। ठीक है, इधर से हम क्लीन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप इसे फटाफट नोट भी करते जाइएगा। वीडियो जब भी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक बात आप मानिए, वीडियो जब भी देखिए एक कॉपी और कलम रखिए। जहां पर आपको लगे कि हम ये पॉइंट नहीं जानते हैं उसको फटाक सा नोट कीजिए। इससे क्या होगा मेरे बच्चों कि आपका रिवीजन होते जाएगा और आपके दिमाग में सारा बात पहले से भरा रहेगा। ठीक है, चलिए तीसरा और लास्ट फॉर्मूला है। देखिए 3 चांस बनता है, या तो डज नॉट, ये तो बराबर नहीं होगा, या तो तीनों बराबर हो जाए, या एक चांस और है मेरे बच्चों कि a बटा बी बराबर हो जाए b बटा ई, मगर ये तीसरा वाला में जो है c बटा f बराबर ना हो। तो क्या होगा? तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। और जब कोई भी इक्वेशन का कोई भी हल नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा? वो विरोधी कहलाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, यानी ये विरोध कर रहा है कि आपका कोई भी हल नहीं होगा, हम आपका विरोध करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहलाएगा ये समीकरण? विरोधी समीकरण कहलाएगा। अविरोधी हो गया कब? जब पहला वाला डज नॉट इक्वल टू हो जाए तो अविरोधी, तीनों बराबर हो जाए तो आश्रित, और अगर लास्ट वाला बराबर नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? विरोधी कहलाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए इसको, फटाफट एकदम मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। इससे कम 7 अभी और बताएंगे, वीडियो आप अंत तक देखते रहिए। हम ग्राफ वाला भी इसी में बताएंगे कि जब ग्राफ एक दूसरे को काटता है तब अवरोधी होता है या विरोधी, समांतर होता है तो क्या होता है, और संपाती होता है तो क्या होता है। बस आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन करवाते हैं। चलिए फटाक से उतार लीजिए। चलिए बच्चों जल्दी कीजिए फटाफट। चलिए हो गया मेरे बच्चों, इधर से क्लीन करके हम आपको यहां से आपको बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिएगा मेरे बच्चों, आप वीडियो में लगातार बने रहें। आपके लिए एकदम हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। चलिए तो हमारा ग्राफ, चलिए अब आते हैं ग्राफ में। ग्राफ का भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। आपका ग्राफ का वीडियो हम डाल चुके हैं ग्राफ बनाने का, यहां सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए हम आए हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। देख लीजिए के लेखा चित्रीय हल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हल की शर्त यहां लिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडीशन हम लिखा रहे हैं। पहला कंडीशन है, पहला शर्त है ग्राफ का, लेखा चित्रीय मतलब होता है ग्राफ इंग्लिश में। ठीक है, पहला कंडीशन है कि यदि ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। ठीक है मेरे बच्चों, फिगर के साथ हम बताएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद करे तो उसके
कितने हल होंगे मेरे बच्चों? उसके एक और केवल एक हल होंगे, एक और केवल एक हल होंगे। ठीक है, आप यहां ध्यान रखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम समझा रहे हैं। जब ग्राफ आप खींचते हैं, देखिएगा, जब आप ग्राफ खींचते हैं तो एक दूसरे को मान लीजिए ये काट रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ठीक है मेरे बच्चों, देखिएगा ये ग्राफ ये है, मान लीजिए 3x + 4y बराबर, सिर्फ हम मान रहे हैं ये ग्राफ ये है। ठीक है, ये ग्राफ ये है, तो कहाँ काट रहा है? यहाँ। तो एक हल मिलेगा, यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा, वही आपका क्या हो जाएगा? इस ग्राफ का भी हल होगा। अगर ग्राफ आप बनाते हैं तो ये हल जरूर निकालिएगा। यानी जब ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो क्या कहलाएगा? उसका कितना हल होगा? एक और केवल एक हल होंगे। और अभी हम बताए हैं कि किसी भी दो समीकरण का, यानी एक समीकरण के युग्म का हल एक और केवल एक हो तो वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहलाएगा? एकदम बिल्कुल राइट, अविरोधी कहलाएगा। अविरोधी कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये हुआ पहला कंडीशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब आते हैं हम दूसरे कंडीशन में, ग्राफ के दूसरे कंडीशन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपसे एग्जाम में पूछेगा। दूसरा कंडीशन आपके सामने है मेरे बच्चों। दूसरा कंडीशन है कि यदि ग्राफ, अच्छा देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब ग्राफ हम खींच रहे हैं तो कितने कंडीशन बन सकते हैं? या तो ग्राफ एक दूसरे को काटेगा, ठीक है, या क्या हो सकता है? एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा, या तीसरा कंडीशन क्या बनेगा कि ग्राफ उसी पर चला जाएगा, संपाती जिसको बोलते हैं। या तो संपाती हो सकता है, शॉर्ट में समझिए, या तो समांतर हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? प्रतिच्छेद हो सकता है। तीन कंडीशन बनता है। इस तीन कंडीशन यानी कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। आप इसके अलावा अगर बना करके दीजिएगा तो आप जो है एक नए गणितज्ञ बन जाइएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो यदि ग्राफ क्या है दूसरा में, यदि ग्राफ एक दूसरे के समानांतर हो जाए, एक दूसरे के समानांतर हो जाए, समांतर हो जाए तो इनके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे बच्चों? इनके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितने हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे। नहीं, अनंत नहीं होंगे मेरे बच्चों, इनके कोई हल नहीं होंगे। याद रखिएगा, इनके कोई हल नहीं होंगे। समांतर जब हो जाएगा तो कोई हल नहीं होगा। क्यों? देखिए बताते हैं, कोई हल नहीं होंगे। देखिएगा, जब समांतर हो जाएगा तो क्या एक भी कहीं मान मिलेगा? कहीं कट ही नहीं रहा तो कहाँ मान मिलेगा? जब ये दोनों संपर्क में ही नहीं आएगा, ये दोनों रेखा, तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और यह क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जब कोई हल नहीं होता है तो क्या करता है? विरोध करता है, यानी ये समीकरण जो है विरोधी कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तीसरा और अंतिम कंडीशन। ठीक है, उसके बाद हम आपको प्रतिस्थापन विधि बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। चलिए, तीसरा और अंतिम कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि ग्राफ एक दूसरे पर संपाती हो, यानी एक दूसरे के संपाती के मतलब होता है कि एक ग्राफ खींचे और वो भी उसी के ऊपर हो जाए, यानी दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए तो संपाती होते हैं। यदि ग्राफ एक दूसरे के संपाती हो तो उनके कितने हल होंगे? उनके अनंत हल होंगे। ठीक है बच्चों, अनंत हल होंगे। और ये क्या कहलाएंगे? जब अनंत हल हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आश्रित कहलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाते हैं? आश्रित। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए मेरे बच्चों। दोनों कंडीशन आपका हो चुका है, आपका दोनों कंडीशन हम बता चुके हैं। जब दो इक्वेशन जब रहेगा तो सिंपली कंडीशन क्या होता है, और जब ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो उसका कंडीशन क्या होगा, हम दोनों आपका बता चुके हैं। आप देख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए मेरे बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसे हम आपको एकदम इंपॉर्टेंट चीज, एकदम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। एग्जाम में आपका 5 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है मेरे बच्चों, आपका 5 मार्क्स में पूछेगा कि दो समीकरण दिया हुआ है और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें, पर तुलनात्मक विधि से नहीं, प्रतिस्थापन। आप देखिए एनसीईआरटी का बुक, एनसीईआरटी में बहुत सारा 2 चैप्टर ऐसा है जिसमें क्या किया है? प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। ठीक है मेरे बच्चों, आपको किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जैसे दो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 5 और दूसरा दिया हुआ है 5x + 2y = 3।
पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है मेरे बच्चों, देखिएगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आप जो है तुलनात्मक विधि से जानते हैं, प्रतिस्थापन देख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे, पहला गिवन दैट लिख लेंगे। गिवन दैट है 2x, पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 5। इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों। 3y बराबर 5 माइनस 2x, y बराबर आ गया 5 माइनस 2x बटा 3। ठीक है, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, ठीक है मेरे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट को तो तोड़े ही हैं, इसलिए सेकेंड में रखेंगे। चलिए सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, y का मान रख दे रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, जब y का मान रखेंगे सेकेंड में तो देखिएगा y का मान जब हम रखेंगे कहाँ पे रखेंगे, जहां सेकेंड इक्वेशन में y दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन में y कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ रखेंगे हम 5x प्लस 2 इंटू y का वैल्यू रखेंगे 5 माइनस 2x बटा 3 इक्वल टू 3। ठीक है मेरे बच्चों, 5x प्लस 2 गुना हो जाएगा 10 माइनस 4x बटा 3 इक्वल टू 3 एलसीएम ले लेंगे। 15x प्लस 10 माइनस 4x बटा 3 इक्वल टू 3। ठीक है, बस सॉल्यूशन करते जाना, आ जाएगा 11x प्लस 10 इक्वल टू 9। ठीक है मेरे बच्चों, 11x प्लस इक्वल टू उधर जाएगा -1, x बराबर आ गया -1 बटा 11, आंसर हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब x का मान जो है कहाँ रखेंगे, मान लीजिए इसको 3 मान लेते हैं। अब जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कितना में, 3 में। ठीक है बच्चों, वी गेट, हम पाते हैं कि चलिए y इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू माइनस 1 बटा 11 बटा 3, 5 माइनस माइनस प्लस 2 बटा 11 बटा 3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 55 दो 57 बटा 33, आंसर 57 बटा 33 कितना आ गया इसका आंसर। तो ये था आपका प्रतिस्थापन विधि। देखिए मुख्य रूप से हमको समझाने का मतलब यहीं पर है कि जब भी प्रतिस्थापन विधि बोले मेरे बच्चों, तो कोई भी दो इक्वेशन से y निकाल करके जिस इक्वेशन से आप y निकाले हैं उसके अलावा दूसरे इक्वेशन में उसका वैल्यू क्या करना है, उसका मान रख देना है और उसको एकदम सॉल्व कर लेना है लघुत्तम लेकर के। ठीक है, कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अपना चेक करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। तुलनात्मक विधि तो आप जानते हैं, इसलिए हम तुलनात्मक विधि पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के विधि हम बता दिए हैं, प्रतिस्थापन विधि। अगर इसको आप देखें अच्छे से, इसको समझें अच्छे से, तो आपको बहुत फायदा करेगा, एग्जाम में आप जल्दी से इसको बना सकेंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको 1-2 बार रिवीजन कीजिए अच्छे से, और जितना भी हम कंडीशन बताए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगर इतना कर लेते हैं तो 5 से 7 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव कंफर्म है मेरे प्यारे बच्चों। आप मेहनत करिए इसी तरह से। ठीक है, आज का ये जो हमारा सेशन था यहीं पे समाप्त हो रहा है। हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।